नमस्कार। आज हम संयोजन के पांचवें सिद्धांत प्रवाह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रवाह rhythm. In art, rhythm means an easy, connected path along which the eye may travel in any arrangement of lines, forms or colors. परिभाषा: प्रवाह का अर्थ चित्र भूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र, अबाध एवं मधुर विचरण अथवा गति होता है। प्रवाह युक्त चित्र में नेत्र को उलझन अथवा कष्टदायक विरोधाभास का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रवाह रेखा, रूप, वर्ण अथवा तान सभी मिलाकर उत्पन्न करते हैं। अक्षत अंतराल में कोई गति नहीं होती है, परंतु जैसे ही इसमें कोई बिंदु प्रकट होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दृष्टि बिंदु पर जम जाती है। बिंदुओं की संख्या बढ़ाने से दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विचरण करती है और गति का प्रादुर्भाव होता है। यह गति सुगठित और सरल, अतः प्रवाहयुक्त हो सकती है तथा अशांत, अरुचिकर, अतः प्रवाहहीन भी। बिंदुओं के आकार और स्थान द्वारा इस गति का मार्ग निर्देशन होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि चित्र क में अक्षत अंतराल है, यानी ऐसी चित्रभूमि जिसमें कुछ भी नहीं बना है, और चित्र ख में एक बिंदु है। क्योंकि एक ही बिंदु होने के कारण दृष्टि इस बिंदु पर ही जम जाती है, और ग में बिंदुओं की संख्या बढ़ाने से दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विचरण करती है और इस प्रकार गति का प्रादुर्भाव होता है। गति के प्रकार: चित्र में गति साधारणतया 3 प्रकार की हो सकती है। कै सरल, जैसे सरल रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ख कोणीय, कोणदार टूटी रेखा के अनुरूप। और गै लहरदार, सर्पाकार। इस चित्र में हम ये तीनों प्रकार की रेखाएं देख सकते हैं। कै में सरल या सीधी रेखा है, ख में कोणीय रेखा है जिसमें कुछ कोण बने हुए होते हैं, और गै में लहरदार रेखा है जिससे कि प्रवाह का प्रादुर्भाव होता है। मानव प्रकृति लहरदार गति में ही आनंदानुभूति अनुभव करती है। माँ की गोद और पालने के झूले में इसी गति का सुख प्राप्त होता है। यही नहीं, प्रकृति भी गति में लहरदार मार्ग ही अपनाती है। प्रकृति में सरल रेखा का अभाव होता है, आयताकार और वृत्त भी प्रकृति में नहीं मिलते, अतः लहरदार गति हमें भौतिक एवं मानसिक सुख देती है। क्योंकि दृष्टिपथ सीधा व कोणीय होने से सुख अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन लहरदार रेखाएं दृष्टि को सुखद गति प्रदान करती है। इस गति में मधुर प्रगति है, इसे ही प्रवाह की संज्ञा दी गई है। नंदलाल बसु ने इसे जीवन प्रवाह कहा है, जिसमें रस निरूपण की महान क्षमता है। इस प्रवाह की अनुभूति कई रूप में हो सकती है। पहला, समानांतर क्रम में स्थित समान रेखाओं का समूहीकरण क्रम। दूसरा, लयात्मक क्रम में स्थित विभिन्न लंबाई और मोटाई की रेखाएं। परंतु साधारणतया लहरदार रेखाएं कोणदार रेखाओं से अधिक तेज गति का आभास देती है। दृष्टि की यह गति रेखा बिंदु की शक्ति पर निर्भर करती है। रेखा की इस शक्ति के कारण ही प्राचीन भारतीय रूपप्रद कलाओं का आधार रेखा ही बनाया गया है और इसे आचार्यों की प्रशंसा का विषय बताया गया है। रेखा के प्रवाह और लयात्मकता का स्पष्ट होना आवश्यक नहीं है। एक आकृति को दूसरी आकृति से जोड़ती हुई अदृश्य रेखा फेल्ट लाइन संयोजन को ऐसा गुण प्रदान करती है कि वह आकर्षक भी हो सकता है और असावधानी होने पर भ्रामक और अरुचिकर भी। कला में प्रवाह का तात्पर्य उस सहज क्रमिक मार्ग से है जिसके सहारे हमारी दृष्टि, हमारी आंखें आकृति और वर्ण के किसी संयोजन में यात्रा करती है, यानी एक आकृति से दूसरी आकृति और एक वर्ण से दूसरे वर्ण तक विचरण करती है, और इस विचरण के मार्ग का गुण इसकी सहजता और बाधा रहित होना है और लयात्मक होना है। अतः प्रवाह संबंधित गति का ही दूसरा नाम है। प्रत्येक चित्र में एक प्रमुख गतिमानता होती है। अन्य रेखाएं मुख्य गति रेखा से इधर उधर होते हुए भी उसे पुष्ट करती हैं, क्योंकि वे मुख्य धारा में आकर्षण बनाए रखती हैं।
प्रवाह सृजन विधि यानी इस प्रवाह का सृजन किस प्रकार हो सकता है। साधारणतया चित्र में प्रवाह उत्पन्न करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है आकृति की आवृत्ति द्वारा, दूसरा है आकृति के अनुक्रम द्वारा और तीसरा है सहज संबंध अथवा अनवरत रेखा गति द्वारा। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आकृति की आवृत्ति। जब एक आकृति की उचित अंतर से आवृत्ति की जाती है, आवृत्ति मतलब उसे दोहराया जाता है। जब एक आकृति को उचित अंतर से दोहराया जाता है तो दृष्टि एक आकृति से दूसरी आकृति तक चलती जाती है और इकाइयों के पृथकत्व को, इकाइयों की भिन्नता को बिना जाने ही समस्त चित्रतल पर भ्रमण कर आती है। इस प्रकार के उदाहरण प्रकृति में साधारणतया देखने को मिलते हैं। भारतीय लघु चित्रों में इस प्रकृति गुण का खुलकर प्रयोग किया गया है, जैसा कि राजस्थानी लघु चित्रों में अंकित वृक्षों तथा आलेखनों में देखने को मिलता है। इन चित्रों में इसी प्रकार अनेक रूपों तथा आकृतियों की क्रमिक आवृत्ति से प्रवाह उत्पन्न किया गया है। आवृत्ति द्वारा प्रवाहिता प्राप्त करने के लिए इकाइयों के मध्य की दूरी स्थित करते समय एक रास्ता से बचना चाहिए, क्योंकि इस अंतर का उचित प्रमाण ही सौंदर्य का सृजन कर सकता है। यदि यह अंतर अधिक रहा तो प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इस सिद्धांत को प्रयोग में लाने के अनेक ढंग है जो चित्रकार के अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करते हैं। यदि हम किसी वस्त्र पर छपे डिजाइन को देखें तो ज्ञात होता है कि इकाइयों की आवृत्ति, इकाइयों का दोहरान या आकृतियों का दोहरान साधारणतया 3 प्रकार से होता है: अनुलंबवत, क्षितिजवत और कर्णवत। चित्र क में अनुलंबवत यानी वर्टिकल आवृत्ति दिखाई गई है। चित्र ख में क्षितिजवत हॉरिजॉन्टल आवृत्ति या आकृतियों का दोहरान दिखाया गया है और चित्र ग में कर्णवत आवृत्ति यानी डायगोनल मेथड दिखाया गया है। अनुलंबवत तथा क्षितिजवत आवृत्ति को समानांतरवाद भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे रूप भी जिनको डिजाइन की इकाई के रूप में प्रयोग करना कठिन होता है, पास पास आवृत्ति करने पर, दोहरान करने पर सुखद अनुभूति उत्पन्न करते हैं, जैसे वर्ग तथा आयत। दूसरा है अनुक्रम। जब किसी आवृत्ति को विभिन्न आकारों में आवृत्त किया जाता है तो अनुक्रम होता है, यानी जब विभिन्न आकारों की आकृतियों का दोहरान किया जाता है, आवृत्ति की जाती है, तो उसे अनुक्रम कहा जाता है। अनुक्रम द्वारा उत्पन्न प्रवाह आवृत्ति द्वारा उत्पन्न प्रवाह से अधिक आकर्षक एवं मधुर होता है। यह अनुक्रम भी 2 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है स्पष्ट अनुक्रम और दूसरा है जटिल अनुक्रम। जिस प्रकार रेखा में दृष्टि को दिशा निर्देश देने की शक्ति है, उसी प्रकार अनुक्रम भी शक्तिशाली दृष्टि निर्देशक का कार्य करता है और दृष्टि को ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ तक कि चित्रफलक के भीतर और बाहर भी खींच ले जाता है। अतः अनुक्रम का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग अत्यंत आकर्षक और गतिवान प्रवाह युक्त संयोजन का सृजन कर सकता है। आवृत्ति और अनुक्रम से संबंधित एक और व्यवस्था भी संयोजन में साधारणतया प्रयुक्त होती है। इसे प्रसारण कहते हैं। इस पद्धति में एक आकर्षण केंद्र होता है तथा अन्य निर्देशक रेखाएं इस केंद्र से फैलती हुई प्रतीत होती है, अथवा दूसरे शब्दों में प्रत्येक निर्देशक रेखा चित्र के आकर्षण केंद्र की ओर दृष्टि को ले जाती है। इन निर्देशक रेखाओं को किंचित कर्णवत डायगोनल झुका देने से जो गति उत्पन्न होती है वह पानी में घूमने वाले भंवर के समान आभास देती है। तीसरा है लंबी घुमावदार रेखाओं द्वारा प्रवाह उत्पन्न करने की विधि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता के चित्र हैं। यहाँ रेखा का लयात्मक अंकन इतना महत्वपूर्ण है कि सभी रेखा रूपरेखा के अनुरूप ढल गए हैं। मानव आकृति, वृक्ष, लताएं अथवा हाथी इत्यादि पशु आकृति सशक्त प्रवाह युक्त रेखांकन के कारण लावण्यमय हो गए हैं। इसी रेखांकन के कारण जितना मनोहारी कमल दंड अथवा प्रवाह युक्त जलधारा अंकित हुए हैं, उतने ही मनोहारी मानव देह भी अंकित हुए हैं और सौंदर्य का आदर्श प्रस्तुत हुआ है। राजस्थानी हाथी का अंकन भी एक ही रेखीय गति प्रवाह द्वारा किया गया है।
यहाँ हम इस हाथी के चित्र में देख सकते हैं कि इसमें लंबी घुमावदार रेखाओं द्वारा प्रवाह उत्पन्न करने की विधि का कुशल प्रयोग किया गया है। प्रवाह की अनुभूति। प्रवाह, जैसा कि इस शब्द से ही आभास होता है, गति की अनुभूति उत्पन्न करता है। यह गति रेखा के झुकाव व घुमाव पर निर्भर करती है। खड़ी अथवा पड़ी रेखा गतिहीन होती है, परंतु आवृत्ति सिद्धांत के अनुसार इसे क्रमबद्ध करने से गति मिलती है। इसी उठने और गिरने की आवृत्ति को यदि कोणीयता समाप्त करते हुए एक रेखा से बांधा जाए तो लयात्मक गति युक्त प्रवाह का सृजन होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि चित्र क में खड़ी तथा पड़ी रेखा गतिहीन प्रतीत होती है, लेकिन चित्र ख में आवृत्ति सिद्धांत के अनुसार इसे क्रमबद्ध करने से गति मिलती है और चित्र ख में इस उठने और गिरने की आवृत्ति को कोणीयता समाप्त करके एक ही रेखा में बांधा गया है, जिससे कि लयात्मक गति युक्त प्रवाह का सृजन हुआ है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि चित्र क में स्थिर हवा में वर्षा होने का प्रभाव है। चित्र ख में हवा हल्के हल्के चलने लगती है, जिसका आभास वर्षा की बूंदों से होता है। चित्र ग में हवा का प्रवाह और अधिक होने से वर्षा का कोण भी बढ़ गया है तथा चित्र घ में वर्षा के कोण से हवा का अत्यधिक तेज होना आभासित होता है। इसी गति के निर्देशक तत्वों से प्रवाह युक्त रेखा का जन्म हुआ है। यह रेखांकन संयोजन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। लघु चित्रों के वस्त्रों की फहरान में इसी सिद्धांत का पालन हुआ है। प्रवाह से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम संयोजन के सिद्धांत प्रमाण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।